बनना चाहते थे सेना में अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग में मिला लंबी सेवा का मौका। ईमानदारी और अनुशासन से कमाया नाम, उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार में भी किया बेहतर काम। भाजपा के बड़े नेताओं ने की ईमानदार व्यक्तित्व की पहचान, तो चित्रकूट की जनता ने भी किया दिल से सम्मान। सरकारी अधिकारी के कार्यकाल के बाद निर्वाचित हुए विधायक बने लोक निर्माण राज्य मंत्री। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने की प्रतिज्ञा पर कर रहे हैं बड़ा काम। द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ जानिए चर्चित मंत्री की जीवन यात्रा के साथ साथ किसान आंदोलन समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों पर क्या है राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लोक सेवक के रूप में बतौर प्रशासनिक अधिकारी भी लंबे समय तक काम किया है और अब लोक सेवक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप चित्रकूट से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं बतौर राज्य मंत्री। उपाध्याय जी, आपकी जो जीवन यात्रा रही और ब्यूरोक्रेसी में जब आप रहे वहाँ भी आप सफल रहे और पॉलिटिक्स में भी आपकी जो प्रगति है वो आकर्षित करती है युवाओं को। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले बताएं, माता पिता की पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ और कैसे आपके व्यक्तित्व में आप इस तरह से मनोबल और ऊर्जा का समावेश किया आपके गार्जियंस ने। उत्तर प्रदेश का जनपद बांदा दो भागों में विभाजित हो गया है, बांदा और चित्रकूट। अब मेरा गांव चित्रकूट में है और एक मेरे गांव का नाम रसिन है। वो एक बड़ा घनघोर जंगल का इलाका है, पर्वतों के नीचे मेरा गांव है। तो जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है उसी प्रकार से मेरा भी, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर भी थे और अधिकांशतया डकैतों का भी बड़ा प्रकोप रहता था। तो उन परिस्थितियों में धीरे धीरे करके वो सब देख करके हम लोग बड़े हुए, तो उसके नाते थोड़ा सा एक साहस भी अंदर उत्पन्न हुआ। और मेरे माता पिता शुद्ध किसान थे, माता गृहिणी थी, पिताजी कृषक थे, थोड़ा पंडिताई का भी काम करते थे और उन लोगों ने हमको पढ़ाया। हम लोग मूलतः 5 भाई थे, 5 में मैं मध्य का हूँ और मेरे शेष 2 भाई भी राजपत्रित अधिकारी थे, 2 बड़े भाई कृषक थे। इसके बाद मैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रादेशिक विकास सेवा में आया और उसमें मैं लगातार अपने जब तक अधिवर्षता आयु तक सेवा करता रहा और वहाँ पर विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। अंत में मुख्य विकास अधिकारी के पद से कन्नौज से मैं सेवानिवृत्त हुआ। हमारे इस कार्यकाल में ही मैं माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो इस देश के मानव संसाधन मंत्री थे, उनके साथ भी 6 वर्ष तक मैंने काम किया भारत सरकार में। तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के नाते एक बड़ा विशाल अनुभव मुझे जीवन में आया और एक जो मन शुरू से 2 बातों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध था। एक तो ईमानदारी के प्रति, दूसरा राष्ट्रवाद के प्रति। अपना देश है, अपने लोग हैं, अपना देश और अपने लोगों का कैसे उत्थान हो, ये विचार सेवा काल में भी था, ये विचार जब सामाजिक जीवन में आगे आज भी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिना ईमानदारी के कोई काम हो नहीं सकता। व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार होना चाहिए। इन 2 प्रतिबद्धताओं को लेकर के मैं चला और भगवान की कृपा से मैं लगभग जो भी जहाँ भी रहा मैं कह सकता हूँ कि सफलता मिली। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मुझको जो जीवन में उपलब्धियाँ मिली वो जो मेरा परिश्रम था या जो मैंने काम किया उससे बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा मैं मानता हूँ। मैं इतना परिश्रम नहीं किया था जितना मुझे उपलब्धि मिली। ये निश्चित रूप से मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही। एक बड़ी बात है जो आपने कहा कि आपने, इससे दिखता है कि संतोष का भाव, जो कहते हैं हमारी संस्कृति में कहा जाता है संतोषम परम सुखम, और ये मैं बहुत कम लोगों के मुंह से सुनता हूँ। बहुत कम लोग ये खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हमने जीवन में जितना परिश्रम किया उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला, ईश्वर ने बहुत दिया।
अधिकांश लोग कोई भाग्य को कोस रहा है, कोई परिस्थितियों को कोस रहा है, कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा है अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन आपके अंदर एक संतोष का भाव है और आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने जितना परिश्रम किया उसके क्रम में ईश्वर ने आपको बहुत दिया, आपको बहुत कुछ आपके परिश्रम से आपको फल मिला। जो प्रारंभिक जीवन था आपका, जैसा कि आपने बताया कि चित्रकूट में जन्म हुआ, वन क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था, वहाँ गरीबी रही होगी, समस्याएं रही होंगी, तो स्टूडेंट लाइफ में जब आप पढ़ने के लिए घर से निकले तो उस समय जीवन का लक्ष्य उस समय आपने क्या निर्धारित किया था और प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाने का निर्णय किस तरह से हुआ? मैं सेना में जाना चाहता था और सेना में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, सेकंड लेफ्टिनेंट के पद का। 5 दिन तक इंटरव्यू चला, लेकिन मेरा उसमें चयन नहीं हुआ। मैं विवाहित था, ये कारण रहा हो या कोई अन्य कारण रहा हो, जिस कारण से भी मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं पुलिस में जाना चाहता था और मैंने जब पीसीएस का इंटरव्यू दिया तो मैंने डिप्टी एसपी को प्रथम रैंक में रखा था कि फर्स्ट चॉइस थी मेरी। मुझे मार्क्स ही बहुत अच्छे मिले इंटरव्यू में, लेकिन लगता है लिखित में अंक कुछ कम रहे होंगे, तो मैं वहाँ नहीं गया और भगवान ने मुझको विकास में भेज दिया। मैं चाहता था वर्दी वाली नौकरी, लेकिन मुझे भगवान ने भेज दिया विकास में, जहाँ आम आदमी के साथ बहुत विनम्रता के साथ बात करना, उनकी समस्याओं को समझना। उसको कहा जाता है फ्रेंड, फिलासफर, गाइड, तीनों चीज़ होते हैं। मित्र की तरह उससे बात करिए और दार्शनिक की तरह सोचिए कि उसका विकास कैसे होगा, फिर उसको पथ प्रदर्शन करिए कि आपको इस प्रकार से आप करें तो आपका विकास होगा। उस धारा में मुझे भगवान ने भेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और उसी नाते चल कर के आज मैं जो मेरी जीवन शैली थी उसके नाते मैं जनता की गहन संपर्क में था, तो करते करते मैं आज से यहाँ तक पहुँच गया। बहुत रोचक जीवन यात्रा आपकी रही है और जो लोग आपके निकट हैं, जिन्होंने आपके साथ कुछ वक्त बिताया है, जो आपकी कार्यशैली को देख रहे हैं कई वर्षों से, वो सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं भले आपने सेना की नौकरी ना की हो, पुलिस में भले ना आप गए हों, लेकिन आपके भीतर एक सैनिक है, आपके भीतर एक राष्ट्रवादी सैनिक है जो हर पल अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता है। और चूँकि संयोग से आपकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखने का अवसर मुझे भी मिला, तो ये हम सभी शुरू से ही आभास करते थे कि जिस प्रकार का अनुशासन आप लेके अपने जीवन में चलते हैं, जिस प्रकार से जब आप कहीं जाते हैं, जब आप चलते हैं, सड़कों पे आप चलते हैं या किसी गांव का आप निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस अनुशासन का और उस संबल का उस आभास कराती है, उस संकल्प का भी आभास कराती है जो शायद जन सामान्य के प्रति होता है मन में। और जैसा कि आपकी चॉइस रही कैरियर में, सैनिक बनना या पुलिस अधिकारी बनना और लोगों के कष्टों को दूर करना, देश की रक्षा करना, देश को सशक्त करना, तो एक अधिकारी के रूप में उस दिशा में आपको सफलता मिली काम करने में। लेकिन राजनीति की तरफ झुकाव किस तरह से हुआ? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से जो आपकी निकटता विकसित हुई और उन्होंने जब वो केंद्र में मंत्री हुए अटल जी की सरकार में 2 बार, तो उन्होंने वहाँ पर आपको राज्य की सेवाओं से सीधे आपको वहाँ पर बुलाया। निश्चित रूप से माननीय जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी का ये मैं कहूँगा कि उनका ही आशीर्वाद और उनको श्रेय है इस बात का कि केवल मैं जिला विकास अधिकारी था प्रयाग में, तो वहाँ के चूँकि वो वहीं से सांसद होते थे, उनको मेरे बारे में जो उनकी धारणा थी, उनका जो परसेप्शन था, उस नाते उन्होंने मुझे कहा कि जब वो मंत्री हुए कि मेरे साथ आ जाओ, तो मैं तुरंत चला गया। और मैं चूँकि वो भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर लोगों में हैं, उनके साथ काम करते करते स्वाभाविक रूप से मेरा भी झुकाव इस ओर हुआ। और ये बात बिल्कुल सही है कि उससे इस दिशा में जाने में मैं अग्रसर भी हुआ, और उनके साथ काम करने का जो मेरा समय था या उस संबंध संपर्क थे, उसका भी मुझे राजनीति में लाभ मिला। अच्छा, आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, चाहे माता पिता की बात करें या आपकी धर्मपत्नी, आपके परिवार में बच्चे भी, सब लोग युवा हैं सब, और सब लोग कहीं ना कहीं आपके संस्कारों का अनुसरण भी किया उन्होंने, सभी लोग मेहनत से सम्मानित स्थानों पर हैं। जब कभी कठिनाइयाँ आईं जीवन में, बड़ी चुनौतियाँ आईं या बड़े फैसले लेने हुए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा समर्थन, सहयोग, सबसे ज़्यादा किसने मनोबल बढ़ाया आपका? सवाल थोड़ा कठिन है ये। निश्चित रूप से हर आदमी के व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े कठिन दौर आते हैं। मेरे जीवन में भी आया। मेरा छोटा भाई सिविल जज था और बड़ी छोटी उम्र में दुर्घटना में नहीं रहा था। उसकी पत्नी जब विधवा हो गई, कोई जॉब भी नहीं था, तो उसको आर्थिक रूप से मदद करने की बात थी, लेकिन मुझे स्वयं भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि मैं अपने परिवार से
पैसे घटा के उसको दे सकूँ। थोड़ा बहुत मदद ज़रूर किया मैंने। तो ऐसे क्षण आते थे जब मुझे कभी कभी लगता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि जो तनख्वाह है इस तरह के वेतन से उनको सपोर्ट करें कि हम अपना परिवार चलाएं। पर सारे दौर में मैंने देखा कि पूरा परिवार, चाहे पत्नी हो चाहे बेटे हों, बेटी भी है, सारे लोग एक मत के थे और सबका जो सोच, सबकी जो सोच थी और जो प्रतिबद्धता थी उसमें कोई डिगा नहीं और सब लोग एक मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि हम लोग सब एक तरह से उसको कहें यूनाइट थे विचारधारा के प्रति। तो तमाम संकट मैंने देखा कि धीरे धीरे भगवान ने काट दिया और आज जो स्थिति उसके जो कठिन मार्ग थे उनसे निकल करके आगे आ गए। तो वो दौर हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक स्वप्न की तरह बीत गया। उसमें हमको कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम ऐसे परेशान हो जाएं कि किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के कुछ कर ही नहीं सके। हम जितना बना करते रहे, पर ईश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा ही एकमात्र उसमें सहायक थी कि सारी परिस्थितियों से निकल करके आज हम इस स्थिति में आ गए। अच्छा, अब राजनीति में आपने जब जोशी जी के साथ काम किया तो वहाँ पर भी एक प्रशासनिक दायित्व था, लेकिन राजनीति से एक जुड़ाव आपका वहीं से माना जा सकता है। और फिर जब आप विधायक के रूप में निर्वाचित हुए और प्रदेश सरकार में आपको मंत्री बनने का भी अवसर मिला है, जिस विभाग का आप दायित्व देख रहे हैं, लोक निर्माण विभाग, बड़ा प्राचीन विभाग है, ब्रिटिश कालीन विभाग है ये, और जब गिने चुने डिपार्टमेंट्स होते थे गवर्नमेंट में तब का ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में आपने आने के बाद क्या देखा, किस तरह की यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, किन मोर्चों पर आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता है? माननीय योगी जी ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इनको मंत्री बनाना है, तो उन्होंने मुझे मंत्री बनाया और पीडब्ल्यूडी जैसा आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी दिया। उनकी इच्छा थी कि बुंदेलखंड में जो संपर्क मार्ग हैं, पुल हैं या जो और भी निर्माण कार्य हैं उनमें गति आए और बुंदेलखंड का विकास हो। उस दृष्टि से उन्होंने मुझे पीडब्ल्यूडी का विभाग दिया और जब मैं उनको धन्यवाद देने गया तब भी उन्होंने कहा कि तुम जाके बुंदेलखंड का विकास देखो, उसमें आगे बढ़ाओ। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उसके बाद से पहले भी काम होता रहा है, लेकिन अब ज़्यादा गति आ गई कि बुंदेलखंड में संपर्क मार्ग सब जगह बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। जो पहले के अधूरे काम थे वो भी तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। और ये जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, इसमें 3-4 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। माननीय योगी जी और माननीय केशव जी का भी इस विभाग में बड़ा योगदान है। उनकी भी निरंतर मैं देखता हूँ समीक्षा करते हैं, कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जैसे आपके लखनऊ में ही जो ओवरब्रिज बने हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं, वो उनकी स्वयं का जो उन्होंने नेतृत्व दिया विभाग को, उसके नाते हुआ है। दूसरा, केशव जी की भी इच्छा रहती है, उसका दौड़ जाते हैं, बुंदेलखंड भी गए थे कि बुंदेलखंड का विकास हो, और उन्होंने मुझे खुला हाथ दिया कि आप जाओ, देखो, करो, और मेरी ओर से आपको सारे अधिकार हैं। तो वो ताकत मिलने पर ही, क्योंकि अधिकारियों को तभी हम कुछ कह सकते हैं जब हमको, जो हमारे ऊपर के मंत्री जी हैं, उनका हमको बर्दाश्त हो। तो उस नाते भी मैं गया और मैंने जो देखा, मैंने 2-3 काम किए। एक तो मैंने मॉनिटरिंग बहुत किया, जाकर जिले में बैठ करके, वो मेरा जैसा आपने कहा पुराना अनुभव था मॉनिटरिंग करने का। तो कितना धनराशि आई, कितने काम हैं, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पूरा हो गया, कहाँ नहीं पूरा एक काम पर क्वालिटी वाइज भी। और उसके बाद मैं लगभग प्रत्येक दौरे पे सड़क जरूर खुदवाता हूँ कि उसमें जितनी सतहें हैं, लेयर्स हैं, किस लेयर को कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, उतने सेंटीमीटर है कि नहीं है, और उन्हीं से खुदवाना, फिर नपवाना और नपवा के रिपोर्ट भेजना। तो उससे एक संदेश आता है, विभाग जानता है कि अगर ये आया तो ज़रूर सड़क खुदवाएगा। तो हर सड़क तो नहीं खुदवाता मैं, लेकिन संदेश सब जगह है कि मंत्री सड़क जरूर खुदवाएगा। उसके वीडियो भी मैंने कई बार जारी किए हैं। तो उसका एक जो पॉजिटिव संदेश है वो ये है कि लोगों को लगा कि काम ठीक करो। तो चाहे सड़क की चौड़ाई हो, वो कम नहीं बताते लोग, चाहे उसकी लंबाई हो, और चाहे जो उसमें मटेरियल लगता है उसकी थिकनेस हो, वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। अभी हमारे विभाग ने विद्यार्थियों के नाम पर उनको अबुल कलाम आज़ाद, शहीदों के नाम पे पथ बनाए, और जो हमारे सैनिक हैं उनके नाम पे पथ बनाए। इसी प्रकार से तमाम जो लोग हैं, जो महान महापुरुष हैं, उनके नाम पे रोड बनाए। तो 3-4 प्रकार की योजनाएं तो ऐसी हैं जो हम महापुरुषों के नाम पे या विद्यार्थियों के नाम पर या शहीदों के नाम पर भी उस गांव तक रोड बना रहे हैं, उसका नाम भी लिख रहे हैं उसमें।
एक काम तो ये किया। दूसरा, जो हमारे वृक्षारोपण सड़कों किनारे होता है, उसमें हम औषधि वृक्षों का वृक्षारोपण कर रहे हैं। पूरे में तो नहीं किया, लेकिन कहीं कुछ हिस्सा ज़रूर, जिसमें ऐसे पौधे जो सामान्यतया औषधियों के काम आते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 2 किलोमीटर, ऐसा करके हम औषधियों के वृक्षारोपण का भी ये कार्यक्रम हाथ में विभाग ने लिया है और बहुत जगह हुआ है। इसको भी हम और बढ़ाएंगे। जैसे लखनऊ में आप रहते हैं तो चंद्रिका देवी का जो रोड है उसमें हमने काफ़ी ये पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार से हम प्लास्टिक रोड भी बना रहे हैं। ये जो प्लास्टिक होता है वेस्ट वाला, इसको लेकर के भी कई किलोमीटर रोड बना है और अब हर जिले को आदेश हो गया। पहले कुछ जिलों में था कि हर जिले में प्लास्टिक वाले रोड बनाए जाएँ ताकि प्लास्टिक इधर उधर बिखरा ना फिरे, और प्लास्टिक का रोड काफ़ी मजबूत भी होता है। एक तो ये नया काम हुआ है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है जो वास्तव में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को बदल देगा। एक प्रहरी ऐप है, प्रहरी नाम का ऐप लॉन्च हो गया है। पहले कुछ जिलों में था, पूरे प्रदेश में लागू हो गया। उसके लागू होने से इतना बड़ा अंतर आने वाला है कि जहाँ पर टेंडर पास होता था, उस टेंडर पास होने में जो ह्यूमन रिसोर्स या मानव के हाथ में कलम होती थी, अब किसी के हाथ में कलम नहीं। प्रहरी में आप फीड करेंगे और प्रहरी हर चीज़ का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने का वही डिसीजन देगा। तो जो सब्जेक्टिविटी है, अब सब्जेक्टिविटी नहीं रही। कहने का मतलब, जैसे मैं किसी को चाहता हूँ कि ठेका मिल जाए, मैं ठेका नहीं दिला सकता। अब उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ गई कि जो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 2 3 4 करके, तो वो उसी तरह से उसमें जो जिसको मिलना चाहिए, जो अंक ज़्यादा पाएगा उसी को मिलेगा। कभी कभी क्या होता था कि एक ही व्यक्ति बहुत से काम ले लेता था और पता लगा कि काम कर नहीं पा रहा, 2 जगह किया, 4 जगह, कुछ काम पिछड़े। लोक निर्माण विभाग का शायद ये सबसे चर्चित विषय है जिस पर आप बात कर रहे हैं। ठेके, पट्टे और ठेकेदारी में भ्रष्टाचार, दबंगई, मनमानी, फेवरेटिज्म, एक दूसरे को पक्ष लेना, किसी को योग्य होते हुए भी उसका टेंडर कैंसिल हो जाना। इस बात के लिए लोक निर्माण विभाग कई दशकों से चर्चित रहा है और आपने स्वतः इस ज्वलंत विषय को उठा लिया। तो बिल्कुल लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये विसंगति। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया विधानसभा में और उन्होंने ई टेंडरिंग करा दिया। सारा टेंडर ऑनलाइन है, 10 लाख के ऊपर का। पहले तो 1 रुपया का भी नहीं था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने कहा कि इससे दिक्कत होती है, तो 10 लाख तक का टेंडर के नीचे ऑफलाइन है, बाकी सारा ई टेंडरिंग है। तो आप अपने घर में बैठिए, कमरा बंद करके टेंडर डाल दिए। कभी ऐसा भी होता था कि माफिया आपको टेंडर ही डालने दे, तो पता लगा कि उसी का अकेला टेंडर पड़ा, वो काम पा गया। तो अब कोई माफिया किसी को टेंडर डालने से नहीं रोक सकता, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मान ली नेक्सस है नीचे का, जो हमारा स्टाफ है और कुछ ठेकेदार हैं, वो वहीं सब मिलजुल के काम ले लेते हैं, तो प्रहरी आ जाने के बाद वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कोई कागज़ लगा दिया, कोई फर्जी आपने उसमें दस्तावेज कर दिया, प्रहरी तुरंत पकड़ लेता है। आपने कितना कहाँ पर कितने का काम किया, आप इस काम को पाने के हकदार हैं कि नहीं हैं, एक बात। दूसरा ये है कि आप जो है 25 सड़कों पे काम मांग रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी कितनी सड़कें हैं और कितने काम आप कर सकते हैं, कैपेसिटी आपकी क्या है, तो कैपेसिटी को पकड़ लेगा। तो प्रहरी ने काफ़ी कुछ सिस्टम को, और अभी प्रहरी में भी संशोधन होंगे जहाँ कहीं समझ में आएगा। जैसे उसमें हम लोग को समझ में आता है कि प्रहरी में जो आपने कागज़ लगा दिया तो कागज़ चेक नहीं होता, तो जो ज़्यादा होशियार लोग हैं वो कागज़ लगा दिए कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, तो वो उसको एज इट इज़ ले लेता है। अभी इसमें भी संशोधन होगा, क्योंकि काम करते करते जो चीज़ें समझ में आएंगी तो हम इसको पकड़ेंगे। तो पहली बात तो इसमें हमारे यहाँ जो लेवल था, उस लेवल का नाम लेना उचित नहीं है, जो तय करता था कि ठेका किसको मिलेगा। और मान लीजिए मेरे दबाव से या मान लीजिए किसी अन्य कारण से या ठेकेदार के व्यवहार से, ये जो अन्य तमाम चीज़ें समाज में होती हैं उस नाते से, उसका जो उसमें टेंडर डालने पर जो उसमें आ रहा है कि उसके मेरिट पर आ रहा है, उसको न करके हमने उसको डिबार कर दिया या उसकी कोई कमी निकाल के कागज़ लेके हटा दिया, उसको दे दिया जिसको हम चाहते हैं। अब वो सारा ख़त्म हो गया, अब उसी को मिलेगा जो मेरिट पर आ रहा है। तो ये प्रहरी ऐप से ये बहुत बड़ा पिरोली में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है। ये तो निश्चित तौर पर एक ऐसे लोगों के लिए सुखद समाचार है जो कमज़ोर ठेकेदार थे, जो बेचारे सिफारिश नहीं लगा पाते थे या संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो वो भी प्रतिस्पर्धा में अब उन्हें भी, उनके साथ भी न्याय होगा और वो प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेंगे। एक और समस्या विभाग में है कि तमाम ऐसे अफसर हैं जिनकी भ्रष्टाचार की जाँचें लंबित हैं। कुंभ मेला हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शिकायतें आईं और
और भी तमाम ऐसे प्रकरण हैं, कई जनपदों के, बरेली का प्रकरण है, लगभग सभी जनपदों से, लेकिन कुछ मामले चर्चित होते हैं, कुछ बड़े मामले होते हैं, तो वो फाइलें निरंतर चलती तो रहती हैं जांच पे, लेकिन देखा जाता है प्रायः कि अधिकारी रिटायर हो गए या वीआरएस ले लिए और वो अपने दायित्व से मुक्त हो गए, कार्रवाई नहीं हो पाती है, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हो पाती है। ये सही है कि पिरौली में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आई उनमें त्वरित कार्रवाई पहले नहीं होती थी, लेकिन योगी जी महाराज की सरकार जब से आई है, आप जानते हैं, मैं समझता हूँ 300 से 350 अधिकारी अब तक निष्कासित किए जा चुके हैं नौकरी से। और ये भी योजना है कि उन्होंने जो धन कमाया और जांच में पाया गया वो धन भी उनके उससे जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे वो वसूली की जाएगी। योगी जी महाराज का भी आपने बयान भी पढ़ा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी से वसूलेंगे। और अभी हमारे विभाग के भी कई इंजीनियर निष्कासित किए गए हैं। जो पत्रावलियाँ चल रही हैं उनमें गति लाई जा रही है और वो निश्चित रूप से, जैसे कोई ठेकेदार है उसको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, पहले ब्लैक लिस्ट भी नहीं होते थे, वो कहीं टेंडर डाल ही नहीं सकते अगर उनका काम पकड़ा गया गलती। एक तो मैंने ही पकड़ा था, ब्लैक लिस्ट हो गया, वो कहीं नहीं टेंडर डाल सकता। इसी प्रकार से ठेकेदारों के साथ भी, और जो विभागीय अधिकारी चाहे छोटा चाहे बड़ा, जिनकी पत्रावलियाँ ऐसी पाई गई वो उससे हटा दिए गए, जो मेन लाइन की में रहते हैं वहाँ से हटा के साइड लाइन में किए गए, और उनकी पत्रावलियों में जांच बहुत जल्दी फाइनल की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी का कार्यालय स्वयं मॉनिटर करता है, क्योंकि अधिकार घोषीय स्तर पर होते हैं और हमारे विभाग से माननीय केशव जी के माध्यम से पत्रावलियाँ जा रही हैं और बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद, 4-6 महीने बाद ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, आम आदमी की समझ में आने लगेगा कि कितने कर्मचारी अन्य विभागों से भी निकाले गए। उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी से भी दंडित होकर के, चाहे उनकी वसूली हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे निष्कासन हो या अन्य कोई दंड हो, लघु दंड हो, बृहद दंड हो, कितने लोगों को दंड मिला, ये चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं जानकारी भी जरूर आ जाएगी। तमाम ऐसे डिवीज़न्स हैं मंत्री जी, आपके विभाग के कई ऐसे डिवीज़न हैं जो ऑलमोस्ट वर्कलेस हो रहे हैं, जहां सड़कें या तो संतृप्त हो गई हैं, समस्त सड़कें बन चुकी हैं, अब वहां केवल मेंटेनेंस वर्क बचा है कि रूटीन मेंटेनेंस होता रहे, पैच वर्क होता रहे। और ऐसे जनपदों में 3-3, 4-4 डिवीज़न हैं, एक्सीएन बैठ रहे हैं, जेईई है, पूरा स्टाफ है। कई अधिकारियों से ऐसा मालूम भी चला कि कई जनपदों की स्थिति ये है कि वहाँ कुल जो बजट है कार्य का, उससे ज़्यादा बजट वहाँ वेतन में जा रहा है, क्योंकि कार्य अब ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। और ख़ास तौर पे जिन जनपदों से पहले पिछली सरकारों में वीआईपीज़ रहे, उन जनपदों में उस समय प्राथमिकता पे काम हुआ या बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो सही ढंग से ऊर्जा का सदुपयोग हो, जो एम्प्लॉइज़ हैं अगर किसी विंग में सरप्लस हैं तो वहाँ उन्हें समायोजित कर दिया जाए, किसी विंग में कम है तो वहाँ से देखा जाए, वहाँ की आवश्यकता पूर्ति की जाए। तो एक जो मानव संसाधन है विभाग का, उसका समुचित उपयोग हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धनराशि बीच में कुछ जगह नहीं पहुंची, इसलिए ये बात सही है कि पीएमजीएसवाई का जो सेक्शन है, एक्सीएन है, एई है, जेई है, वहाँ पर काम नहीं था या कम था। लेकिन इस वर्ष अभी 55,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिल गए हैं हमको, और अब प्रत्येक डिवीज़न से सड़कें मंगा ली गई, सड़कों का जो यहाँ पर स्वीकृति होती वो भी हो गई, और उनको हमें धनराशि भी दे दी है, और वहाँ टेंडर भी हो गए हैं और काम भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो अब ऐसे डिवीज़न नहीं बचेंगे जहाँ पर काम ना हो, केवल तनख्वाह ले रहे हो। एक दूसरा और भी देखेंगे, जो अंडर वर्क हैं या जो और वर्क हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें समता लाई जाएगी। एक विभाग में आपके कर्मचारी जो हैं, जो मेहनत करते हैं, जो विभाग को आगे बढ़ाते हैं, उनमें एक असंतोष रहता है प्रोन्नति को लेकर ये रहता है कि जो उनका अधिकार है और जो शासन की नीति भी है, शासनादेश भी इस प्रकार के हैं कि नियमानुसार उन्हें एक समय के बाद प्रोन्नति मिले। और यदि वो योग्यता हासिल करते हैं बड़े पदों पे जाने की, तो उसके लिए भी शासन की अपनी नीति है। लिपिकों का एक वर्ग है जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन विभाग से अनुमति लेकर उन्होंने पढ़ाई की, डिप्लोमा की क्वालिफ़िकेशन हासिल कर ली है, और वो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें जूनियर इंजीनियर में प्रोन्नत कर दिया जाए, लेकिन वो फाइलें धूल खाती रहती हैं। और एक नेक्सस विभाग में है जो नहीं चाहता है कि छोटे कर्मचारी आगे प्रमोट हो सकें, और कहीं ना कहीं उनके जो नैसर्गिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है इसकी वजह से। प्रमोशन में 2 तरह की समस्याएं हैं। जो जेई, एई और एक्सीएन वाले पद हैं, इनमें मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास उन संगठनों के लोग आए थे, हमने बहुत प्रयत्न किया कि हल हो जाए, लेकिन मुकदमेबाजी कांड नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे किया गया है कि जो लोग प्रमोशन के दौर में हैं, भले उनका प्रमोशन नहीं हम कर पा रहे, उनको एक्सीएन का चार्ज दिला दिया गया है और विभिन्न जिलों में एक्सीएन का काम कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि तनख्वाहें तो चूँकि वो टाइम स्केल के नाते मिली जाती हैं जी। पद धारण की बात है तो पद धारण भी करा दिया गया है और जो उनको करा दिया जाएगा। जहाँ तक लोअर स्केल की बात है, ये बात संज्ञान में नहीं थी, इसको अभी आज ही मुझे पता लगा है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन में ही इसमें हम निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी इनके प्रमोशन होंगे। जहाँ भी पत्रावली रुकी होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी उनके आपत्तियाँ होंगी या उनकी आशंकाएँ होंगी उसको मैं दूर करूँगा और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूँगा कि ये प्रमोशन हो जाए। मंत्री जी, अगर हम राजनीतिक बातों की ओर बढ़ें तो जो इस समय देश में जो एक माहौल बना हुआ है, सरकार दावा कर रही है कि सरकार सभी के लिए हितकर कार्य कर रही है, सभी वर्गों के प्रति गंभीर है, किसानों के, मजदूरों के प्रति गंभीर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार जो ये 3 बिल लाई है, 3 कानून जो लाई है, अब वो बिल नहीं है, वो कानून का रूप ले चुके हैं पारित होने के बाद, वो कानून कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे और उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन, हिंसा भी हुई। 26 जनवरी पर देश शर्मसार हुआ। तो आखिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारा आपकी जो पार्टी का संगठन है जो वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं किसानों को संतुष्ट कर पा रहे हैं और यदि दिक्कत है तो क्यों नहीं उनकी बातें मानी जा रही हैं? किसानों के बीच में हमारी पार्टी के लोग गए हैं, सरकार के भी लोग गए हैं, संगठन के लोग भी गए हैं और यही कारण है कि 95% किसान इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखता और कई किसान इस संगठन उनको माननीय कृषि मंत्री जी को मिल करके अपना समर्थन व्यक्त करके आ गए। इस आंदोलन के बाद भी कई संगठनों ने अपने को विड्रा कर लिया है। उनके मैंने वीडियो देखे हैं और वे कह रहे हैं कि ये लोग किसी अन्य कारण से कर रहे हैं। जो थोड़े से लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और सारे राजनीतिक दलों के लोग वहाँ जा रहे हैं और इस प्रकार के और भी इसके पहले कई आंदोलन हुए हैं। क्योंकि राजनीति में आदमी जब सीधे प्रकार से राजनीतिक मुकाबले में सफल नहीं होता तो अनेक प्रकार से वो उन चीज़ों को करता है। बहुत दिन तक ये समझ में आता है कि शायद ये मुद्दा इस प्रकार का है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। जैसे मैं यदि उदाहरण दूँ शाहीन बाग का, तो जो उसमें मुस्लिम महिलाएं बैठी थीं, उस कानून का मुसलमान या मुसलमान औरतों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान निकाले गए थे वो हिंदू ही केवल उस कानून से प्रभावित होते थे, उनको नागरिकता दी गई थी। लेकिन 100 दिन करीब शाहीन बाग में औरतें बैठे रहीं बुर्का डाल के और कितनी जी जब तक कानून वापस नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। अब ना तो आप उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टीम भेजी 3 आदमी की, वो समझाती रही, पर समझने के लिए जब आदमी तैयार हो समझेगा। जब कोई चीज़ एक तरह का योजना बना करके, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, तो ये जब एक विशेष प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं तो ये भी एक दौर से गुजरते हैं। जनता भी देखती है, मीडिया भी देखता है, अदालतें भी देखती हैं, राजनीतिक दल भी देखते हैं और चूँकि प्रजातंत्र है तो बहुत हर चीज़ संवाद से, संपर्क से, समझा के ही चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सरकार ने बहुत प्रयास भी किया है, 11 राउंड की बात किया और उनसे कहा कि भैया ये हम कह रहे हैं, आप बताओ, स्थगन के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन वहाँ तो तय किए कि हमको मानने नहीं है, तो नहीं मानना तो है, ये स्थिति भी निपटा जाएगा। लेकिन हम लोग उनके हर तरह का सम्मान भी कर रहे हैं, उनको वहाँ से किसी प्रकार का। अब जो 26 जनवरी को हिंसा हुई उसमें पांथिक झंडा लगा दिया गया, तिरंगा उतार दिया गया, 400 सिपाही घायल हो गए, कई हमारी महिला सिपाही घायल हो गए। लोग वो जो खाई बनी थी लाल किले की वो उसमें कूद गए, लाल किला अपमानित हुआ, दिल्ली में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर से बसें तोड़ दी गई। तो ये तो किसान नहीं कर सकता, किसान आंदोलन भी नहीं किसको कह सकते। अब आप ट्रैक्टर हमको मार रहे हैं, मर्डर करना चाहते हैं, पुलिस को मार डालना चाहते हैं, तो आंदोलन कुछ और ही है। धीरे धीरे करके जनता को भी समझ में आएगा और सरकार भी जहाँ जरूरी है कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिन्होंने वहाँ कार्रवाई उस तरह के हिंसक वारदातें किए सबकी फ़ोटो है, सब पे मुकदमे लगे हैं और कार्रवाई होगी। ये थोड़े दिन तक अभी ऐसे चलेगा, लेकिन आप देखेंगे अंत में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हमारे जो नेतृत्व है, माननीय मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द इंडिया, और वो कोई दिक्कत की, कोई चिंता की बात नहीं।
देखिए लेकिन लोकतंत्र में विरोध के स्वरों को कुचल देना, लोकतंत्र में यदि पब्लिक कुछ कह रही है, क्या ज़रूरी है कि पब्लिक इलेक्शन का वेट करे? अगर उसे अपना उसका मंतव्य किसी विषय पर वो व्यक्त करना चाहती है, किसान कानूनों को लेकर कोई असंतोष है और संख्या बहुत है, लोगों की संख्या हज़ारों लाखों में है जो लोग ये बात अपनी कहना चाह रहे हैं, जो सरकार को समझाना चाह रहे हैं, तो एक क्या बहुमत अगर है आपके पास, जनादेश आपको मिला, स्पष्ट जनादेश मिला, तो बहुमत का क्या कहीं ना कहीं दम्भ नहीं है इसमें कि हम ठीक से उनकी बात ना सुने या उन्हें संतुष्ट करने का ना प्रयास करें? हमारे ही देश के नागरिक हैं। 11 राउंड हमसे बात कर चुके, इतने राउंड बात आज तक आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, किसी भी आंदोलन में 11 राउंड बात किसी ने नहीं की। और हमारे 2-2, 3-3 मंत्री 3-3, 4-4 घंटे, व्यक्ति का समय बड़ा मूल्यवान होता है, फिर जो मंत्रीगण होते हैं उनका समय और भी मूल्यवान होता है, पूरी अधिकारियों की टीम लेकर के लगातार बैठते रहे और उनको खाना खिलाने का भी प्रयास करते रहे, अनुनय विनय करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं, हम आपका खाना भी नहीं खाएंगे। और जो उनकी पांथिक कमेटियां खाना खिलाती थी वो हम खाना खाएंगे। हमने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ खा लेते हैं। अब 11 राउंड बात करने के बाद भी मुझे लगता है अब इसको सत्ता का दम्भ नहीं कह सकते। और हर विषय में कानून बने हैं, तो अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे यहाँ पर कुछ लाख तो नहीं लेकिन कुछ हज़ार किसान मान लो बैठे हैं और कई 100 करोड़ किसान, मैंने कई करोड़ किसान उसके समर्थन में हैं, तो यदि कोई आदमी मूक है, मुखर नहीं है, और कोई आदमी मुखर है या कोई बाचाल है और वो दुनिया भर की तमाम अन्य बातों से प्रेरित है, तो सरकार जो संसद से कानून पारित करती है उसको संसद में ही उन बातों का फैसला होता है। इस प्रकार से कोई समूह इकट्ठा होकर के कह दे कि हम नहीं चाहते कानून रहे, तो सरकार तो लोक कल्याण के लिए कानून बनाती है ना। लोगों का कल्याण हो रहा है और किसान कानूनों से किसानों को आज़ादी दी गई कि फसल जहाँ चाहो, जब चाहो, जिसको चाहो बेचो। इसमें किसान की दिक्कत क्या हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए किसान आज तक इस सरकार को समझाने में सफल नहीं हुए, किसान नेता, कि हमको दिक्कत, वो कहते हैं भाई आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो आप प्रॉब्लम कुछ बताते नहीं, आप कहते हैं जी हटा लो। और उसमें बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे वैसे लोग हैं, जैसे दर्शन सिंह हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ये आरएलडी से चुनाव लड़ते हैं राकेश टिकैत, एक वो कांग्रेस के नेता हैं, सभी पार्टी, हन्नान मौला वो सीपीएम के नेता हैं। जो वार्ता करने जाते हैं देवेंद्र यादव हैं, वो उसके स्वराज पार्टी के नेता हैं, अभी आप पार्टी में थे पहले, तो दे आर मोस्टली ऑल पॉलिटिकल लीडर्स। और वो जो ये इस तरह से करते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल फ्रंट है लेकिन इसका मुखौटा किसान आंदोलन का है? बिल्कुल 100% यही कहना चाहता हूँ। तो ये अगर पॉलिटिकल फ्रंट है तो क्या यहाँ पर भी तो एक सरकार की विफलता दिखती है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट जो है देश की राजधानी में अराजकता फैला रहा है, लाल किले पर हिंसा हो रही है, सिपाही घायल हो रहे हैं, तो क्या सरकार इतनी निर्बल हो गई है, बहुमत की सरकार जिसके पास देश का जनादेश है, कि वो देश की राजनीति को एक अराजकता का प्लेटफॉर्म बनने दे रही है? सरकार बिल्कुल निर्बल नहीं है, आज तक की सबसे सशक्त सरकार है। हमारा नेतृत्व पूरे विश्व में माना जाता है कि मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र की कुछ अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं और इस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो कोई भी प्रजातांत्रिक देश होगा तो उसको ये सब करना ही पड़ता है। और ये मैं जानता हूँ कि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, सब समझती है और धीरे धीरे हर चीज़ का अपने आप मार्ग निकलेगा। और आप देखेंगे कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हुआ, हल हुआ, 370 समाप्त हुआ, लोग कहते थे कि छू देगा तो आग लग जाएगी देश में, कहीं चिंगारी नहीं हुई, ऐसे ये भी समाप्त हो जाएगा। और ये तो उतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है, ये आम आदमी जान गया। अब तो रोज़ नेताओं का वहाँ पर पिकनिक स्पॉट हो गया है, सब जाते हैं वहाँ, राजनीतिक पर्यटन करने जाते हैं, तो अपने आप सब समाप्त हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो गांव 40-42 अगल बगल हैं उनके लोग जाके वहाँ विरोध कर रहे हैं, पथराव हो रहा है। महिलाओं के मैंने वीडियो देखे हैं, कहती ये आते हैं गांव में दारू पी करके तलवारें भांजते हैं, हम लोग गंदी निगाह देखते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो वो जिस प्रकार की हरकतें करते, जैसे पंजाब का आतंकवाद कैसे ठीक हुआ, पंजाब में फिर वो महिलाओं को जिस प्रकार वो करते थे, वो निकल के लठ लेके वही ठीक कर दिया, आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये चीज़ें कुछ दूर तक चला करती हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, कुछ दूर बाद झूठ चलते चलते गिर जाता है, सत्य की विजय होती है, यहाँ भी सत्य की विजय होगी। लेकिन एक देश की ऊर्जा का भी दुरुपयोग हो रहा है ना, आपने वहाँ हज़ारों की संख्या में फोर्सेस को लगा रखा है और पब्लिक मनी जो देश का पैसा है
सिक्योरिटी मेंटेन करने में वहाँ करोड़ों रुपए प्रतिदिन सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। केवल ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल शो है, ये कथित पॉलिटिकल शो है जिसको वो किसान आंदोलन कह रहे हैं, तो अगर आप एक जल्दी एक समाधान पे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है इससे। और एक अनुशासन एक राष्ट्र में होना चाहिए, लोकतंत्र में, वो भी आवश्यक है। तो विश्व में पूरे संदेश जा रहा है, भारत की छवि खराब हो रही है कि किसानों की सुनी नहीं जा रही, किसान परेशान है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानूनों को स्थगित कर दिया। और उन्होंने उसमें कोई समय सीमा भी नहीं दी। उसके बाद आंदोलन का क्या मुद्दा बचता है? सरकार ने ऑफर किया कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दिया कि भाई इसमें अच्छाई बुराई देख के हमको आप बताओ। कोई फैसला नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। भाई जज तो बड़े प्रबुद्ध होते हैं ना, सारी बुद्धि तो आंदोलनकारियों के पास नहीं ना, तो वो जज फैसला करेंगे। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं, आपको संसद में यकीन नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा कि आप एक फ़ोन की दूरी पर हैं, आप बात करिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं। एक तबका अपने देश में है जो चुनाव आयोग का सम्मान नहीं करता। चुनाव आयोग जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम मशीन ख़त्म कर दो। कोर्ट में हार जाएंगे तो कोर्ट का सम्मान नहीं करते। संसद में अगर नहीं उनका बल है तो संसद बेकार हो गई। पूरे देश में हर जगह जो उनके अनुकूल नहीं उसका वो खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं और हंगामा करते हैं। और उनका एक दिशा है, उनको उस दिशा में चलना है। अभी किसान आंदोलन है, फिर आप कुछ अगला देखेंगे। इसके पहले भी आपने देखा गुजरात में हार्दिक पटेल 10 लाख लोगों को लेकर खड़ा हो जाता था, पटेलों को, और पटेलों को आरक्षण चाहिए, जबकि पटेलों का आरक्षण नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ की सबसे संपन्न कम्युनिटी है, सब संपन्न समाज है। हुआ भी नहीं, आंदोलन क्यों खत्म हो गया वो? तो कुछ लोग इसके पीछे होते हैं, वो आगे कर देते हैं लोगों को। आप कहना चाहते हैं कि ये कांग्रेस इसकी हाँ, बिल्कुल, इसकी सारी संरचना कांग्रेस पार्टी की है? कांग्रेस का पॉलिटिकल शो है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अपनी कोई ताकत नहीं बची, कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई मॉरल, मतलब ये एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी वार है आपका कहना है? बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आपने किया, पॉलिटिकल प्रॉक्सी वार। तो लेकिन देश तो कीमत चुका रहा है ना इसका समाधान अगर सरकार सत्ता में है तो सरकार का दायित्व है कि देश में अनुशासन बना रहे। कैसे भी, या तो उनकी बातें मानिए, उन्हें संतुष्ट करिए, या उन्हें आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो प्रवक्ता हैं, आपके जो मध्यस्थ हैं, वो उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। समझाने की बात भी है, जब आप समझना चाहें। हम कसम खा के हमें समझने नहीं है तो उसका कोई निदान नहीं है। हर बार कहा गया कि भाई ये लिख के भी भेजा हमारे कृषि मंत्री जी ने कि ये बिंदुओं पर आपत्ति बताइए। आपने एक पत्र का जवाब नहीं दिया। आप कह देते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं जानते, आप खत्म करो। ऐसे कोई बात थोड़ी बनती है कि लड़के किधर रूठ गए, मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, चंद्रमा चाहिए मुझको, अब रूठे रहिए आप। भाई आप उसका आप जवाब दीजिए ना कि हम जो पॉलिटिकल ये बिंदु है इसमें ये आपत्ति है। एक भी बिंदु पर आज तक जो लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल हों चाहे किसान नेता हों, कोई बिंदु पर आपत्ति नहीं निकाल पाए। जो तीनों कानून पास किए गए हैं, अब उन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, नहीं वो बड़े अच्छे कानून हैं, तो उन पर आप कोई आपत्ति निकाल नहीं पाते। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आप एमएसपी को कानूनी रूप दे दीजिए। उसमें है ही नहीं 3 कानून में। वो नहीं, वो एक अलग उनकी मांग है कि एमएसपी को कानूनी रूप दे दिया जाए। तो सरकार ने कह दिया, बिजली वाले पे बोले, बिजली वाले वो कह रहे हैं कि जमाखोरी बढ़ जाएगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो नया स्वरूप ले आए हैं, तो किसान के लिए है ना भाई। अभी एसडीएम आपके घर में घुस जाता है, आपका गल्ला उठा लाता है, तो हमने फ्री कर दिया, एसडीएम घर में नहीं घुसेगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब वो अकाल पड़ गया या कोई दुर्भिक्ष या देवी आपदा, तो हम किसान हैं, हमारे घर में 50 बोरा रखा है, वो घुसेगा और कहेगा कि लेवी लगेगी और आपको पूरा गल्ला देना पड़ेगा। अगर हम बोले तो हमको गाली देगा, हमारे परिवार औरतें बोली उनको गाली देगा, डंडे लगाएंगे और छीन लाएंगे। तो किसान का सम्मान बरकरार रखने के लिए सरकार ने इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दी। तो हमारे परम प्रसन्नता का विषय है। मैंने जितने तीनों कानून हैं, जैसे किसान से कह दिया जहाँ बेचो, जब बेचो, जिसको बेचो, आपकी मर्जी है, तो हमको पराधीन न करके स्वतंत्र कर दिया। आज जो राकेश शिकायत कर रहे थे हम आज़ादी चाहे, तो आज़ाद तो कर दिया। तो अब उसके बाद भी आप यही तो समझ में आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मुद्दे कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून पास किए, जहाँ संसद बैठती है, देश का चुने हुए लोग बैठते हैं, तो तब भी भाई कोई ना कोई तो सिस्टम होगा। अराजकता तो नहीं हो सकती ना। असेंबली होगी, जिस जिले में कलेक्टर होगा, आप किसी का हुक्म ही ना मानो तो फिर अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी से तो समाज निकल कर धीरे धीरे हमने राजा बनाया, फिर प्रजातंत्र बनाया। समाज तो उसी अराजकता से निकल कर के ये व्यवस्था क्रिएट हुई है ना। आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ठीक है कहते रहिए, हम तो आपको भी हाथ जोड़ के मना ही नहीं लगातार। पीएम ने अपील किया, कोर्ट ने अपील किया, एवरीबडी सब कोई कर रहा है। और एक जत्थेदार का भी बयान देखा था, उसने भी कहा ऐसे नहीं चलता भाई, आप बात करिए।
उसका बयान आया, अमरिंदर सिंह का बयान आया कि पाकिस्तान, आपने पढ़ा हुआ, उसने कहा कि पाकिस्तान इसमें वो कर रहा है, अपनी हथियार भेज रहा है इस आंदोलन का बहाना बना करके। आप बात करिए, पर हम तो क्या है, मानने नहीं है, तो इसलिए अब जब नहीं मानना तो अब उसका भी हल निकलेगा, क्योंकि हर चीज़ का हल है, हर बात का हल है। देश बहुत बड़ा है, देश की बहुत बड़ी आबादी है, और मोदी जी जैसा नेतृत्व है। हमारा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बुद्धिमान, बड़े शालीन। अभी आपने दिल्ली की बात किया, अब पुलिस को आप मार रहे हैं, तलवार मुड़ के किसी के हाथ कट गया, किसी का वो कट गया, फिर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। ये तो चाहते थे ना कि गोली चला के मर जाए तो पूरे देश में कहेंगे साहब ये है, मरवा डाला मरवा डाला। ये तो चाहते हैं आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं ताकि हमें कुछ कर दे तो हम सब रोएं जाके। तो देहात में कहावत कहते हैं, भले मारे मत रोइए रहा, मत रोने चाहता था। तो कहानी उस प्रकार की है, लेकिन तू डाल डाल हम पात पात, तुम जितना भी खेल खेलोगे, ये सारे खेल हम जानते हैं। लेकिन ये जो सहनशीलता आपने बताया, पुलिसकर्मियों का हाथ कट जा रहा है, 400 पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, तो ये अगर जल्दी इन चीज़ों का पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अनंत काल तक नहीं चलती। हमारा पूरा विश्वास है सबका पटाक्षेप होगा और जल्दी ही होगा। अभी चक्का जाम कर रहे हैं, अभी चक्का भी जाम कर लो, कहीं होने नहीं चक्का जाम, 2-4 जगह वहीं कर लेना जहाँ तुम्हारी सरकारें विरोधी होंगी, सबको ही जान जाएगा। कौन किसान आ रहा है? अगर आप मुझे बताइए, अगर किसानों का आंदोलन होता पूरे देश का किसान आ जाता। अब खाप पंचायत आ रही है, अब उनके वहाँ से पंजाब की जो उनकी पंचायतें, वो आदमी कहते हैं 1500 रुपया जुर्माना लगाएंगे अगर तुम नहीं गए, हर एक को जाना अनिवार्य है, ये पंचायत का हुक्म है। पढ़ा होगा, किसी ने उसमें कोर्ट में भी कहा कि साहब पंचायत का अधिकार नहीं, किसी को भेजे वहाँ। तो कहाँ किसान आंदोलन है? अब तो ये उनका जातीय आंदोलन हो गया। कहाँ किसान उसमें आ रहे हैं? नहीं तो पूरे देश का किसान आता तो दिल्ली में जगह नहीं मिलती। कहीं का किसान नहीं यार, किसान तो हम भी किसान के बीच में, मैंने किसानों के बीच में बहुत सभाएं किया है। लोग कहते हैं, मुझे बताता था कानून, तो लोगों ने कहा साहब इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हमारे बहुत हित में है। और सब कहते हैं कि साहब ये तो कोई और कर रहा है। किसान से आप बात करके देख लीजिए, गाँव में किसान सब जानता है, और पगड़ी बांधने से कोई किसान नहीं हो जाता। आप अगर किसान को जानते होंगे, गाँव के आप भी पुराने हैं, किसान को सवेरे भैंस धोना है, दिन में खेत में जाना है, शाम को उसको आकर के जानवरों को देखना है। किसान के पास वक्त ही नहीं होता। किसान आकर के बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में, BMW में घूमेगा दिल्ली की सड़कों पर। किसान बैठ कर तंबू में बैठ के पैर दबाने वाली मशीनों से पैर दबाएगा, रबड़ी खाएगा, बैठ के वो इतने इतने काजू, वो क्या वो दिए जा रहे हैं बादाम, ये खाए। किसान तो बेचारा 80% किसान तो बेचारा है, जिसकी आमदनी को मोदी जी डबल करना चाहते हैं। लेकिन अब ये कुछ लोग संपन्न हो गए हैं, तब वो नहीं चाहते कि किसी और का भला हो। इसमें तो हमको आज़ादी मिली कि हम अपना गल्ला जाए, इसमें किसी का जाता क्या है? जो अड़हतिया है वो तो कह सकता है कि हमारे नहीं आना जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? वर्चुअली इसकी पहचान भी होने की, कौन इसके पीछे है, कौन बैठा है। मीडिया इतना पावरफुल है कि एवरीथिंग विल कम आउट, हर चीज़ बाहर आ जाएगी और सब लोग जान जाएंगे। और किसान तो पहले जान गया, गाँव में आप बात करके देखो, सब बात करते हैं। कोई किसान कहीं नहीं आ रहा। आप खाप पंचायतें बुला रहे हैं, आप पंजाब में बैठ के अपनी बिरादरी में कह रहे हैं कि नहीं सब लोग जाओ, नहीं तो हम बिरादरी से बाहर कर देंगे, जुर्माना लगा दें। आपने पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पेपरों में आ रहा है, प्रिंट मीडिया में खूब आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता होगा, उतना नहीं देख पाते, पर इसमें तो मैं लगातार देख रहा हूँ। तो अब वो असलियत भी हर आदमी समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई देश का नुकसान होने वाला है या कोई राजनीतिक कोई वर्चस्व इनका होने वाला है, क्योंकि झूठ जो देर में खुलता है, जब झूठ खुल जाता है तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती, और इनका यही होने वाला है। चलिए, आपसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गतिरोध है देश में, ये जल्द दूर होगा और किसानों की जो भी जायज़ समस्याएं हैं उनका निराकरण होना ही चाहिए। सरकार को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि एक शांतिपूर्ण वातावरण में लोकतांत्रिक जो मूल्य है जो हमारे संविधान के निर्देश हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो आंदोलनकारी हों, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, चाहे वो सरकार से जुड़े लोग हों। और अगर अनुशासन का पालन नहीं होगा तो कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो सफल नहीं होगा। अनुशासन मूल तत्व है लोकतंत्र में, उसी के दम पर समाधान निकल सकते हैं। और आपने चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को सुना, जो कि प्रदेश के लोक निर्माण के राज्य मंत्री हैं। विभाग की भी चर्चा हुई, आपसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा हुई। हम उम्मीद करते हैं कि एक लोकसेवक के रूप में आपका कार्यकाल और आपका जीवन सफलतम लोगों में शामिल हो और आप देश और समाज की अधिकतम सेवा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।